आपको बखूबी जवाब दे बना दिया। तो क्या ये जनता का जुड़ा मुद्दा नहीं है? कौन से गलत सवाल हम पूछ रहे हैं जिनको ये कहते हैं कि हमारी नजर में जनता की नब्ज नहीं है? जवाब ले लीजिएगा इनसे। ब्रिज गोपाल जी जवाब दीजिए, जो कांग्रेस मुद्दे उठाती है क्या वो जनता के मुद्दे नहीं है? बिल्कुल जनता के मुद्दे, मगर उठाएगा जिन लोगों ने 65 वर्ष इस देश पर राज किया और देश की आधी आबादी शौचालय विहीन थी, जो सड़क पर या खेत के किनारे, सड़क के किनारे शौच को जाती थी, वो लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्हें शौचालय देने का काम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। क्या इस देश में 12 करोड़ लोगों को पक्की छत देने का काम अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये जनता का मुद्दा है कि नहीं है? 80 करोड़ लोगों तक निःशुल्क राशन पहुंच रहा है, ये जनता का मुद्दा है कि नहीं है? 80 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा पहुंच रही है, ये है कि नहीं जनता का मुद्दा? किस तरह 65 साल में एक एम्स बनाने वाले लोग आज हमसे प्रश्न करते हैं, जिन्होंने 23 एम्स 10 वर्षों में बनाकर खड़े किए। आप कल्पना करिए, इस मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, इसमें मेडिकल की कुल 600 सीट हुआ करती थी 1947 से लगाकर 2003 तक, और 2003 से 2023 तक हमने उन्हें बढ़ाकर 6000 करने का काम किया है, यानी 10 गुना एक तरफ है। 56 वर्ष वर्सेस 20 वर्ष। आप कल्पना करिए देश किस तरह बदला है, किस तरह इस देश की सड़कें बदली हैं, किस तरह इस देश का रेलवे बदला है, किस तरह इस देश की सेना का सशक्तिकरण हुआ है, किस तरह इस देश ने वो यात्राएं तय की हैं। आप याद करिए कि $1 बिलियन जब विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तो कांग्रेस के समर्थन की शेखर की सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा लिया था IMF से। परंतु हम गर्व के साथ कहते हैं कि $650 बिलियन आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। आज ऐतिहासिक स्तर पर अर्थव्यवस्था के जितने पैरामीटर होते हैं वो ऐतिहासिक स्तर पर है। और फिर मैं कहता हूं, कांग्रेस को वास्तविक मुद्दों की पहचान नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं। वो लोग बेरोजगार हुए हैं जो अपने कमरों में बैठकर देश की सरकार चलाया करते थे। वो लोग बेरोजगार हो गए हैं जो सत्ता की दलाली करा करते थे। उनकी बेरोजगारी समझ में भी आती है और दिखाई भी देती है, और उनके आंसू भी दिखाई देते हैं। आज जितने प्लेटफॉर्म है आप सब में देख रहे हैं, और नौजवान आने वाले समय में आपको आईना बताने वाला है। अभी तो आप 52 सीट जीत गए थे। दुर्भाग्य इस देश का है कि 10 वर्षों से इस देश में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाए, इतनी सीटें जो लोग नहीं जीत सके वो हमें बात करते हैं। जवाब दीजिए रोहित जी, पिछली बार तो इतनी सीटें जीत भी ली थी आपने, लेकिन इस बार आंकड़ा बहुत कम होगा, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है। देखिए, कांग्रेस जो है वो सेवा की राजनीति करती है, सत्ता की नहीं। इसलिए कांग्रेस की नीयत इस बात से तय नहीं होगी कि वो कितने सीटें जीतती है, क्योंकि सुनिए, हमने कभी सत्ता की दलाली ना इच्छा कभी करी। अगर करना होता तो अंग्रेजों से समझौता करते, उनसे माफी मांगते, है ना। हम जेल में रह गए मगर हमने कभी माफी नहीं मांगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद भी हंसेंगे इस बात पे। मैंने उनका नाम बता दो, जेल कहाँ थी? जवाहरलाल नेहरू जेल थी, जिसमें PS था, टेनिस खेलने की परमिशन थी, शतरंज खेलने की परमिशन थी। ये जेल है। अरे जेल तो इस देश में केवल पूरा आपको मौका दिया गया। मैं फिर आऊंगा, आपका रुख करूंगा। रोहित जी अपनी बात रखें। जी जी, अब आप देखिए, मैंने फिर अपने मित्र से पूछा था, भाजपा के मित्र से, कि प्लीज ये बताने का कब करें कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, वो काला धन कहाँ है, वो नोटबंदी के हुए फायदे कहाँ हैं। उन्होंने इसमें से एक भी सवाल पे जवाब नहीं दिया, एक भी सवाल पे। और बात क्या कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उसने 10 साल में तरक्की करी। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये देश आजाद हुआ था 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, तो हमारे पास खाने के लिए गेहूं तक नहीं हुआ करता था, 1 सुई नहीं बनती थी। जब ये सरकार में आए उसके पहले यहाँ पे हवाई जहाज, फाइटर पायलट तक, और यहाँ से लेकर नौसेना में चलने वाले युद्धपोत हैं वो भी बनने लगे थे। IIT, AIIMS, ऐसे पता नहीं कितने, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके, इसरो से लेके तमाम ऐसे संस्थान खड़े करे जा चुके थे। इन्हें एक सजी सजाई दुकान मिली है, जिस दुकान का सामान ये बेचकर अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है। अगर इतना ही पैसा है तो इनसे पूछिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इनको क्यों भोजन देना पड़ रहा है, अगर गरीबी रेखा से ऊपर लोग आ गए हैं। हमने जो बनाया था वो बनाया था गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए भोजन का अधिकार। उनके लिए ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 80 करोड़ लोगों को इनको राशन देना पड़ रहा है, और उसके बाद ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, जिस बात पे इनको शर्म आनी चाहिए कि आपने देश को भूखमरी की कगार पे ढकेल दिया है अपने कुछ गिने चुने व्यापारी साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं आप उनको अपने दम पे खड़ा होना। आप एक बताइए गोपाल जी, जवाब दीजिए, अगर गरीबी नहीं है तो इतना मुफ्त में राशन क्यों बांटा जा रहा है?
देता हूँ जी, सिर्फ 2 प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। पहले तो इनने अभी बात की कि हमने इसरो, अभी चंद्रयान जब गया था पूरे देश ने देखा किस तरह से इसरो के वैज्ञानिक शुरुआती दिनों में बैलगाड़ी पर और साइकिल पर लेकर रॉकेट के पार्ट्स जाया करते थे। ये वो समय है श्रीमान जब जवाहरलाल नेहरू की 555 सिगरेट का पैकेट लेने इंदौर से दिल्ली विमान जाया करता था। तो इसरो के वैज्ञानिक तो बैलगाड़ी और साइकिल पर अपना काम कर रहे थे, परंतु जवाहरलाल नेहरू का हवाई जहाज, जो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज था, वो सिगरेट का पैकेट लेने जाया करता था। ये देश अब सब जानता है, इस देश में कुछ छुपा नहीं है। अब ये मैंने आपसे कहा, ये सूचना जी, मुद्दों पर हम बात करेंगे जी। कुछ भी नहीं छुपा, मैं बताता हूं ना आपको किस समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या कर रहे थे और तब नेहरू क्या कर रहे थे। और एक बात फिर से बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं नेहरू को सैल्यूट करता हूं कि एक एम्स उनके समय में बना, एक एम्स बना, आई सैल्यूट टू नेहरू। परंतु क्या नरेंद्र मोदी के काल में 23 एम्स बने हैं? आप में साहस है कि सैल्यूट करें? 65 साल में 1 और 10 साल में 23, गिनती को जरा समझने का प्रयत्न करो। 65 वर्षों में इस देश में जितना हाईवे बना उतना केवल 10 वर्षों में बना। 65 वर्षों में आप इस देश को स्वच्छ नहीं कर सके। माफ कीजिए ब्रिज गोपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच एक हम दर्शकों को बड़ी खबर पहुंचा देंगे। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं नागौर से, अनुपम सिंह। अनुपम, क्या अपडेट है आपके पास नागौर को लेकर? कितना मतदान अब तक हो चुका है? क्या आंकड़ा अभी तक सामने आया है? जानकारी दें और ये भी बताएं कि क्या जो रुझान है मतदाताओं का वो अब भी बरकरार है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मतदाताओं का जो रुझान है वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और इस समय सतना का यदि बात करें तो 42% मतदान हो चुका है। जी बात करें आपकी 7 विधानसभा सीट हैं जो सतना लोकसभा सीट पर आती हैं। चित्रकूट पर 37% मतदान हो गया है। वहीं बात करें नागौद विधानसभा की, नागौद विधानसभा पर 42% मतदान हुआ है। वहीं बात करें सतना की, हेलो जी अनुपम जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आपकी बात जारी रखें जी। जी वही बात करें रैगांव की, रैगांव में 42% वोट पड़े हैं। वहीं सतना से बात करें, सतना से 41, नागौद से 42, मैहर से 41 और अमरपाटन से 41। वहीं रामपुर बघेलान से 39% चुनाव वोट पड़े हैं। अनुपम, अगर ये आंकड़े हम देखें तो क्या ये अब तक जो समय बीता है मतदान का उसके लिहाज से संतोषजनक हम इन्हें कह सकते हैं, या फिर चिंता की बात है कि मतदाता घर से नहीं निकले हैं जितनी संख्या में उन्हें आना चाहिए था? जी बिल्कुल, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं बाहर भी हैं, दूर दराज भी हैं और शादी ब्याह का लगन भी चल रहा है, जिससे मतदाता अपने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। और यह निराशा वाली बात तो है कि अभी 3 बज रहे हैं पर अभी 42% ही मतदान हुआ बिल्कुल है। और उम्मीद है कि जब शाम तक समापन का समय होगा तब तक ये आंकड़ा थोड़ा संतोषजनक रूप से बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अनुपम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रुख कर लेते जल्दी से, जहां सुबोध तिवारी हमारे से जुड़े। सुबोध जी, क्या अपडेट है आपके पास मतदान के प्रतिशत को लेकर? क्या संतोषजनक मतदान अभी तक का जो आंकड़े है वो बयां कर पा रहा है यहाँ पर? अगर बात करें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को लेकर तो जिस तरीके से यहां पर मतदान का प्रतिशत देखा जा रहा है, जो शुरुआत में थोड़ी सी धीमी जरूर थी मगर जो गति बाद में पकड़ी तो लगभग 1 से 1.5 बजे तक वह गति रुकी नहीं। हालांकि फिलहाल 2 घंटे का जो लंच आवर्स होता है या फिर ज्यादा तेज गर्मी की वजह से, झुलसा देने वाली हवाओं की वजह से लोग घर से नहीं निकलते, तो ये बात दिगर है। लेकिन अगर बात करें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र को लेकर तो जिस तरीके से खास राजनांदगांव की ही सीट जो कि 75 नंबर है, वहां 60% से ज्यादा मतों का प्रयोग मतदाताओं ने कर लिया है। वहीं मानपुर मोहला 71% है और वहीं पंडरिया में 57% है। सबसे कम अगर बताया जा रहा है तो डोंगरगढ़ का बताया जा रहा है, जहां अभी 55% मतों का प्रयोग किया गया है। और साथ ही अगर बात करें अगर मतों को लेकर तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लोग जो घर से निकल रहे हैं वह केवल राजनीति में यानी कि प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर नहीं, बल्कि आगामी योजनाओं और वादों को लेकर सरकारों ने जो लोगों से वादा किया है उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कुछ युवा मतदाता। बात करते हैं सबसे पहले, आपका शुभ नाम? हर्षदेव चौधरी।
हर्षदेव जी, जिस प्रकार से मतों का प्रतिशत देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत में सबसे ज्यादा और उसके बाद बीच में कम, क्या आगे उम्मीद है सबसे और बढ़ेगा यह प्रतिशत? देखिए, जिस टाइप का अभी मौसम है, मौसम बहुत ही गर्म है, उसके बाद भी लोग जो है मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं, मतदान करने के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। अपना हक जो है लोग जता रहे हैं कि नहीं, हमारा ये एक डेमोक्रेसी में हक है मतदान करना। उसके क्या लगता है किस बात को लेकर लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथों तक आ रहे हैं? खासकर जिस तरीके से मैं खड़ा हूं ठाकुर प्यारेलाल स्कूल में, यहाँ पर 7 बूथ हैं, तो किस बात को लेकर लोग वोट देने आ रहे हैं? लोग विकास की बातों पे। एक मिनट, आपका शुभ नाम? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पे विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे वोट नहीं कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है विकास को लेके, उसी पे लोग वोट कर रहे हैं, किसी के चेहरे पे। मतलब मुद्दा विकास का है, कोई चेहरा या पार्टी नहीं? पार्टी नहीं है, मुद्दा विकास का है और हमारा देश आगे बढ़। विकास और करप्शन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हालांकि अभी के दौर पे करप्शन तो मैं नहीं कहूंगा कि है कुछ, लेकिन विकास के मुद्दे पे लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ युवा मतदाताओं ने बताया कि विकास और खासकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम से लोग घरों से निकलकर मतों का प्रयोग करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं। जी सुबोध, और उम्मीद यही है कि विकास के बलबूते ही यहाँ पर वोट डाले जाएं और देखना होगा कि शाम तक जो रिवाइज्ड आंकड़ा है वो क्या कहता है इस लोकसभा क्षेत्र का। बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। रुक करेंगे एक बार फिर से चर्चा की ओर। हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं और बृजगोपाल लोहिया जी बीजेपी से पक्ष कर रहे हैं। रोहित जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी विकास की बिना पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो जो पहला चरण था वो उतना ज्यादा संतोषजनक नहीं था। मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम यहां पर आंका गया। क्या वजह मानते हैं? क्या मतदाताओं में उदासीनता थी? क्या सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं थे या फिर विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते थे? जी रोहित जी, सुन पा रहे मुझे? कि उदासीनता आ चुकी है जी। आम जनता का इतना ज्यादा राजनीतिकरण इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आप अगर देखेंगे तो यहाँ किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा किसी भी दल की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं किया गया था जितना पिछले 10 सालों में किया गया। तो उसका एक कारण है कि अब जनता उससे ऊबने लगी है। दूसरी बात, मौसम का असर बहुत बड़ा है। ये मायने रखता है। पिछला चुनाव जो विधानसभा हुआ था वो नवंबर के महीने में हुआ था, ये मई के महीने अप्रैल के महीने में हो रहा है, जहां पे मौसम की परिस्थितियां भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो असर डाल रहा है। जी। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसपे भाजपा को ध्यान देना चाहिए। एक समीकरण ये हमेशा सुनाते हैं कि अगर संतुष्ट हैं तो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर लोग संतुष्ट हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो विपक्ष को अभी भी वोट देने चले जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, कभी भी ये मान लेना कि जिसकी जीत हुई है सिर्फ उसी के पक्ष में लोग हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बात सुनेंगे जो कि यहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी है। तो मैं उनको बता दूं कि सुकरात को जहर देने वाले लोग भी वही थे जब उसके वहां पे राज्यसभा में लोगों की मेजॉरिटी थी जिनने सुकरात को जहर दिया था। तो हम तो गांधी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं जो हमेशा कमजोर और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। उस गरीब, कमजोर, उस अंतिम व्यक्ति के साथ भी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसकी आवाज कोई सुनने तैयार नहीं। हो सकता है कि इनको वोट का प्रतिशत पिछले कुछ चुनावों में ज्यादा मिला होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया, 1 नेशन 1 पार्टी 1 इलेक्शन पे चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये संघीय ढांचे पे चलने वाला देश है। यहाँ राज्य की और केंद्र की सरकारों के अपने अलग अलग अपने तंत्र है, उनकी अपनी स्वायत्तता है। उनकी महत्व को समझना चाहिए। जो इन्होंने नहीं किया, राज्यपाल को बीच में लेके आते हैं, दिल्ली में और झारखंड में 2 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जेल में डाल दिया है, वहां पे उनको सुप्रीम कोर्ट से लताड़ भी पड़ी है। तो ये सारी चीजें। और मैं आखिरी में एक बात फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि बृजगोपाल जी से पूछिएगा, मेरा विनम्र निवेदन है। और मैं यहाँ तक बोलना चाहूंगा कि मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि मुझे कृपा करके बताएं कि मोदी जी के किए हुए 3 वादों के अगर वो जवाब दे दे तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख और काले धन का क्या हुआ, और मुझे ये बता दे कि भाई ये जो नोटबंदी करी थी उसके फायदे क्या हुए। बृजगोपाल जी, क्या सवालों के जवाब दे दे। क्या राजनीतिक संन्यास आज इस टीवी डिबेट के बाद ले लेंगे रोहित जी आपके जवाब से? मैं कभी नहीं चाहता कि रोहित जी जैसे लोग राजनीतिक संन्यास लें। पहली बात तो मैं यही, लेकिन जवाब देंगे आप, क्योंकि जब तक इस तरह के लोग इस तरह के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं तब तक देश में लोकतंत्र जीवित है। क्योंकि लोकतंत्र में आपको मुद्दे उठाने का अधिकार है, परंतु मुद्दे क्या उठाएंगे ये आपको तय करना है। उन्हें नहीं मालूम है, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है। मैंने अब भी आपको बताया था, इसी डिबेट में कहा है कि 10 वर्षों में 21 करोड़ लोगों को तो केवल मुद्रा योजना के लाभ से ये रोजगार मिला है।
परंतु उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी दिन आप इस पर चर्चा रखिए, मैं बता दूंगा कि देश में कौन सा सेक्टर किस गति से बढ़ा है, उसके लिए अलग से डिबेट सारा बैठेगी। बताऊंगा, पूरा डेटा बताऊंगा। और जहां तक शासन की नौकरी का सवाल है तो वो अभी एक बात बता ही देता हूं कि 1.6 टाइम्स एबव यानी 1.5 गुना से ज्यादा नौकरियां दी हैं हमने केवल 9 वर्ष में, तुलना अगर करें यूपीए के 10 वर्षों की। तो यानी अगर हम 10 वर्ष से 10 वर्ष की कर देंगे तो वो लगभग 2 गुने के करीब बैठेगा। इसलिए ऐसे लोग जिनके पास, देखिए मैंने आपसे अभी कहा था, एक बड़ा आग्रहपूर्वक कहा था कि कांग्रेस में आजकल संस्कृति ये हो गई है कि कान भी बंद कर लीजिए, आंख भी बंद कर लीजिए, केवल मुंह चलाइए। ना हमें पढ़ना है, ना हमें किसी की बात सुनना है, केवल हमें प्रश्न करने हैं। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र विद्वान साथी कह रहे थे कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ तो हमें श्रीमान, आपने तो उसे अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया था 65 वर्षों के कुशासन से, 65 वर्षों की गलत नीतियों से। केवल ये इस आधार पर एक और आपने बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया है कि जनता की इतनी भागीदारी राजनीति में हमारे समय कभी नहीं थी। बिल्कुल सच कहा आपने कभी जनता की भागीदारी स्वीकार नहीं करी राजनीति में, क्योंकि आप तो कभी चाहते नहीं थे कि आम जनता में से कोई नेता बने। आप तो हमेशा ये चाहते रहे कि एक परिवार अकेला शासन करता रहे। आप क्यों जनता को भागीदारी देंगे? हम तो कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेता किसी पेट से पैदा नहीं होता, पेटी से पैदा होता है। जो मत पा सकता है वो नेता है। आपके यहाँ जो लगातार हारता जाए, जिसके हारने का स्ट्राइक रेट 92% हो जाए, मगर वो एक विशेष पेट से पैदा हुआ है, विशेष परिवार में पैदा हुआ है, इसलिए आपका नेता तो वही रहेगा। नहीं, हमारा नेता तो वो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, जिसके परिवार के पास अपने भरण पोषण का ना हो, वो भी हो सकता है। रोहित जी, क्या जवाब मिल पाया आपको? मेरे मित्र अगर जवाब दे देंगे तो मैंने पहले कहा था मैं राजनीतिक शायद क्या फर्क पड़ता है, इसलिए शायद इसलिए उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, मगर मैं उनकी राजनीतिक मजबूरी भी समझता हूं। जब कभी वो भी ऑफ कैमरा मिलेंगे तो इस बात को स्वीकार जरूर करेंगे कि ये सब एक जुमला था। और राजनीति में जुमलीकरण जो किया गया है हमारे प्रधान सेवक जी द्वारा, तो हमारे ब्रज गोपाल जी जैसे वरिष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति भी उसका तोड़ नहीं निकाल पाए कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग नहीं आऊंगा ब्रज गोपाल जी, इस पर जरूर आपसे टिप्पणी लूंगा मैं। आदर्श चरित्र लोग हैं ब्रज गोपाल जी जैसे लोग, जिनका वरिष्ठ है, जिनका सम्मान है, वो उनके पास आज भी आत्मबल भी है और उनके पास आत्मा की आवाज भी है। इसलिए वो झूठ ना बोल पाते, ना झूठ का समर्थन कर पाते, ना उस पर सफाई दे पाते। ब्रज गोपाल जी के साथ बड़ा धर्म संकट है कि वो लड़ने तो खड़े हो गए कर्ण की तरह। आऊंगा ब्रज गोपाल जी, टिप्पणी लूंगा आपसे जरूर इस पर। जी, वो कर्ण की तरह लड़ने तो खड़े हो गए हैं, मेरे को उनकी नियत में कभी कोई दोष नहीं नजर आता, मगर वो ये भूल गए हैं कि वो लड़ने कौरवों की तरफ से खड़े हो गए, जो संख्या बल में तो अनेक हैं, मगर कहीं ना कहीं धर्म नहीं है उनके साथ। तो वो जहां धर्म खड़ा होता है वहां संख्या जरूर कम हो सकती है, मगर सत्य और धर्म एक जगह हमेशा ही रहेगा। और उसके साथ जो लड़ेगा वो बेफिक्र होकर लड़ेगा भी, ना वो हारने की चिंता होगी ना जीत की चिंता होगी। ठीक है, तो यही मेरा कहना है ब्रज गोपाल जी से कि ब्रज गोपाल जी आत्म अवलोकन करें अपने आप को। आप जैसे लोगों का गलत जगह से लड़ना कर्ण की दशा को दर्शाता है और मेरी सिंपैथी उनके साथ है। क्योंकि मैं ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रज गोपाल जी बात रखें आपकी। जी, हमें चुनेगी, हम किसी परिवार में पैदा होकर राजनेता नहीं बने। जी ब्रज गोपाल जी, आपकी बात रखें विस्तार से। जी, ये हम तो रोज आत्मावलोकन करते हैं, और आत्मावलोकन इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो जनता के कारण राजनीति में हैं। यदि जनता हमें नकार देगी तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम परिवारों की राजनीति नहीं करते, हम किसी वंश में पैदा नहीं हुए, ऐसे लोगों के घर पैदा नहीं हुए जिस परिवार ने, आप कल्पना करिए, एक ऐसा परिवार इस देश में है जिसकी 4 पीढ़ियां पूरा देश जानता है। उन 4 पीढ़ियों ने न कभी खेती करी, न कभी कोई रोजगार किया, न कभी कोई व्यवसाय किया, और न कभी कोई नौकरी की। इसके बावजूद उसकी संपत्ति बढ़ती रही और इस बार 2019 की तुलना से 2024 में 3 गुना फिर हो गई। आप देखिएगा कि किस तरह का इस देश को षड्यंत्र है। इसका जवाब कोई देना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा, मैं नहीं आग्रह करूंगा कि आप दें, परंतु अब ये देश जानने लगा है कि जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने ये माना कि इस देश पर शासन करना हमारे परिवार का और हमारी पीढ़ियों का हक है, परंतु वो लोग करते चले आए। मगर जब शिक्षा बढ़ी, संचार की क्रांति हुई,
सूचनाएं जनता तक पहुंची और ऐतिहासिक सत्य लोगों ने समझे, तब उस पार्टी को नकारा और आज वो पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। संभवतः हो सकता है इस चुनाव के बाद अपना अस्तित्व खो दे। ठीक है रोहित जी, अस्तित्व खोने की बात बीजेपी यहां पर कर रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बाद लगातार बीजेपी की ओर से कहा गया कि लोकसभा में उससे करारी हार होगी क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। अभी अगर हम आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी, क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर बनेगी और सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता है वो जनता किसे देगी इस बार? देखिए, मुझे जहां तक पूरा विश्वास है जी कि स्पष्ट बहुमत तो जनता भाजपा को नहीं देने वाली है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूं। बहुमत नहीं देगी लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की, ये मान रहे हैं? नहीं, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। क्यों? मैं उसको आपको कारण बता रहा हूँ। जी, साउथ में बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब ये कोई मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। आप चाहे केरल उठा लें, आप चाहे आंध्र उठा लें, चाहे तमिलनाडु उठा लें, आप चाहे वहां पे तेलंगाना उठा लें, इन सब जगहों पे इनकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। उसके बाद रही उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा विरोध हो गया है क्योंकि ये बार बार आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। मैंने कहा ना, जो मूलभूत सवाल है जनता के, जो लोकतंत्र के मूलभूत में सवाल होना चाहिए, उसके बारे में ये चर्चा नहीं करना चाहते। उससे भागते हैं, जमाने भर के अपने स्वर्णिम इतिहास की बात करेंगे या तो फिर भविष्य की बात करेंगे, स्वर्णिम भविष्य की, वर्तमान के विषय में चर्चा नहीं करना चाहते। बात कर रहे थे शिक्षा के विषय में, बहुत अच्छा काम किया है शिक्षक हुए लोग, इसलिए आगे आए। 91,000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में बंद करे हैं, ये सरकारी रिपोर्ट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 161 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये स्थिति है हमारे देश में लोकतंत्र की, ये स्थिति है शिक्षा की। स्वास्थ्य में आपको पता होगा, स्वास्थ्य में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है आयुष्मान योजना। दक्षिण में भाजपा को समर्थन नहीं है और स्वास्थ्य में भी घोटाला हुआ है। जवाब दीजिए बृजगोपाल जी। जरा सी बात कह रहा हूं रोहित जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर, मुझे ताज्जुब होता है। मुझे लग रहा था कि आप एक अध्ययनशील प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप समझिए कि तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले टर्म में भी एक भी सीट नहीं थी। केरला में 20 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। आंध्रा में 20 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। और इन तीनों राज्यों में हम पिछली बार से बेहतर करने वाले हैं। आप कह रहे हैं परिणाम खराब आएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किस तरह का झूठ आप बैठकर इस देश में जनता को परोस रहे हैं कि तमिलनाडु में, आंध्रा में और केरला में, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास सीट ही नहीं थी। जबकि हम पहली बार केरला में पहली बार खाता खोलने जा रहे हैं। पहली बार तमिलनाडु में 20% से ज्यादा वोट हासिल करने जा रहे हैं और पहली बार अपने दम से आंध्र प्रदेश में सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप तो कर्नाटक की चिंता करिए कि जहां पिछली बार हम 25 जीते थे और इस बार पूरी 28 जीतने जा रहे हैं। थोड़ा चिंता कीजिए, क्योंकि आपकी सिद्धारमैया जी की सरकार जिस तरह का तुष्टीकरण कर रही है, उस तुष्टीकरण के बाद कांग्रेस के आज सुबह बृजगोपाल जी, जयराम रमेश जी ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि दक्षिण में इस बार भाजपा साफ है, उत्तर और मध्य भारत में तो पूरी साफ है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मैं फिर से कहता हूं, जयराम रमेश जी तो वो हैं जिनके कारण आधी पार्टी कांग्रेस छोड़कर चली गई। वही है ना जयराम रमेश जी। जिसने छोड़ा उसने कहा कि कांग्रेस को आज वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। ये जयराम रमेश उसी चीज का एक भाग है कि जयराम रमेश खुद तो चुनाव लड़ते नहीं है और दूसरों को ऐसे मुद्दों के आधार पर हरवा देते। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी 29 सीटें थी 131 में से दक्षिण भारत में, और आज चुनौतीपूर्वक ये कहता हूं जयराम रमेश जी कि वो 1.5 गुने से ज्यादा होने जा रही हैं। अगर सामर्थ्य हो तो रोक कर दिखाएं। वहां चुनाव भी हो गया, ये भी कह दूं मैं। 39 पर चुनाव हो गया पिछले पहले चरण में तमिलनाडु में। केरल में आज 20 सीटों पर पूरे पर चुनाव हो जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी का परचम आप जब फहराएगा तो 4 जून को मिलिएगा। और जयराम रमेश जी, आपने तो कांग्रेस को बर्बाद करने का जुम्मा उठाया है, तो निश्चित वो करते रहिए। रोहित जी जवाब दीजिए। दक्षिण में भाजपा को बढ़त मिलती जा रही है, चुनौतियां कम हुई है पार्टी के सामने, जवाब दें रोहित जी। देखिए, बढ़त मिलती नहीं जा रही है। एक बहुत अच्छा आपको सिनेरियो दिखाता हूँ हिंदुस्तान का जी। जहाँ पे आपको शिक्षा का स्तर अच्छा मिलेगा, वहां पे आपको भाजपा का ग्राफ नीचे मिलेगा।
इसलिए भाजपा की बहुत सोची समझी रणनीति है कि पूरे मध्य से लेकर उत्तर भारत तक, जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, यहाँ शिक्षा का स्तर इन्होंने लगातार गिराया। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में थी भाजपा की सरकार, इसके पहले अभी फिर बनी है। मेरे आप अपना अगर अवलोकन करके देखेंगे, आज से 20 साल पहले हर शहर में एक मॉडल स्कूल हुआ करता था, जिसमें पढ़ने के लिए मेरिटोरियस बच्चों के बीच में कंपटीशन होता था। आज स्थिति ये हो गई है कि चाहे कितने भी निम्न तबके का व्यक्ति हो, आय वर्ग में नीचे हो, मगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा। 91,000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने बंद कर दिए पिछले साल में। तो मुझे ये बताइए कि जहां जहां शिक्षा का स्तर सुधरता है, इनको नुकसान होता है साउथ में। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये साउथ नहीं आ पाते हैं, और ये उत्तर और मध्य भारत में इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि पिछले 20 सालों में इन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है शिक्षा के स्तर को खत्म करने की। क्योंकि लोग जैसे पढ़ लिख जाएंगे तो वो रोजगार के मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ने खड़े हो जाते हैं। तो ये भाजपा की बहुत सोची समझी रणनीति होती है कि कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ना न सिखाया जाए, उसके हाथ में धर्म, जाति, संप्रदाय का झंडा पकड़ा दिया जाए, एक हिंदू राष्ट्र का उसको छद्म एक वो बताया जाए स्वप्न कि हाँ तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, जहां सब तरफ सुख शांति होगी, ना रोजगार की बात होगी, ना अध्ययन की बात होगी, ना उसके स्वास्थ्य की बात होगी, ना सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, ना सामाजिक न्याय की बात होगी। तो ये चीजें बहुत गंभीर हैं, ये मायने रखती हैं कि जहां जहां शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जहां शिक्षा का स्तर अच्छा है, वहां भाजपा के लिए हमेशा फाइट टफ रही है और आगे भी रहेगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं अब बात शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी मुद्दों की तरफ फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो परिणाम है वही तय कर पाएंगे कि जनता का रुझान किस ओर था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बन रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।